नमस्कार मेरे भाइयों। इस वीडियो के साथ तुम अपनी 20 डेज प्लेज की जर्नी शुरू कर रहे हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने आया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना या फिर कमेंट सेक्शन चेक करना मत भूलना। यू विल गेट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं इस 20 डेज प्लेज को ध्यान में रखते हुए और तुम्हारे टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड अनाउंसमेंट है, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अलॉन्ग विद द नोट्स तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां तुम एनरोल करा सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल 100%। ये क्या है? ये एक वर्कशॉप है जो हर एग्जाम से पहले एक रात पहले मैं कंडक्ट कराऊंगा। 3 एग्जाम्स इसमें मैं कवर करूंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। यानी इनके एग्जाम से जस्ट एक रात पहले मैं तुम्हारे साथ 3 घंटे बैठूंगा, एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस 100% की मैं वर्कशॉप लेने वाला हूं, इसके कुछ की फीचर्स भी तुम्हें बता देता हूं ताकि एक आइडिया लग जाए। मैं इस वर्कशॉप को 3 घंटे की रखूंगा, यानी तुम मेरे साथ एग्जाम से जस्ट एक रात पहले बैठोगे और मैं 3 घंटे तुम्हारे साथ पेपर डिस्कशन करूंगा। मेरा खुद का बनाया हुआ गेस्ट पेपर, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडीज का, जस्ट उनके एग्जाम से एक रात पहले वो गेस्ट पेपर पूरा 3 घंटे अपन सॉल्व करेंगे बैठ के। देन ओएमआर शीट का डिस्कशन भी करूंगा, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ओएमआर शीट, बिकॉज वो अगर तुम्हें सॉल्व करना आ गई, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना आ गया, कैसे टिक करना है, कैसे वो लिखना है, एबीसीडी ऑप्शन, एजर्शन रीजन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो मैं तुम्हारे एक रात पहले ही पूरे के पूरे डाउट सॉल्व कर दूंगा, सो दैट तुम एडवांस में प्रिपेयर हो एग्जाम से एक रात पहले कि तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वहां जाके हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कभी करके ही नहीं देखा कि मैं करूंगा कैसे, तो एक रात पहले वो भी तैयारी करेंगे। देन हाउ टू सेव टाइम एंड अटेम्प्ट पेपर इन 90 मिनट्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अकाउंट्स का पेपर पूरा आते हुए भी अगर छूट जाएगा तो किसी काम का नहीं है। सो अपन यहां पे डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन 90 मिनट्स के अंदर वो पूरा पेपर खत्म करके एटलीस्ट 10 मिनट्स का ब्रैकेट एक बार दोबारा पूरी ओएमआर शीट को देखने में लगा सकते हैं। एंड देन हाउ टू ओवरकम एग्जाम हॉल एंजाइटी, क्योंकि तुम पहली बार ये टर्म 1 काइंड ऑफ थिंग दे रहे हो, एमसीक्यूज दे रहे हो, एजर्शन रीजंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारी एंजाइटी पीक लेवल पे आ सकती है, वो भी बहुत अचानक से। उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे दोबारा अपना फोकस बनाना है, कैसे एग्जाम हॉल में वो फोकस लूज नहीं करना है, दैट मींस डूज एंड डोंट्स इन एग्जाम हॉल, वो सारी चीजें भी मैं इसके अंदर तुम्हें बताऊंगा, इस वर्कशॉप के अंदर बताऊंगा। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कीपिंग दिस वर्कशॉप। पहले मैं बहुत प्राइवेट लेवल पे रखा करता था, लेकिन अब मैं ये वर्कशॉप ओपनली यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए भी रख रहा हूं। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस वर्कशॉप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, यू कैन एनरोल और वहां से जब भी नोटिफिकेशन आएगा तुम्हें ये वर्कशॉप ज्वाइन करनी है। एग्जाम से जस्ट एक रात पहले होगा, नोटिफिकेशन तुम्हें प्रायोरिटी पे मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज भी वो किस्सा याद आता है जब मैं 12th में था। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मैंने मतलब उससे दोस्त से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने अंकल के वहाँ जाके पाँव छुए, नमस्कार बोला उनको। अंकल ने खुशी खुशी में उस ज़माने में 500 का नोट पकड़ा दिया। अब मैं बस बैठे ही था, मेरे दोस्त ने बोला मतलब जिनके यहाँ गया था, मेरे दोस्त ने बोला चल यार चाउमीन खा के आते हैं। फिर वो लेके गया वहाँ पे मुझे। हमने 50 रुपए की चाउमीन खाई, 450 रुपये जब खुले आए तो उसने जेब में रख लिए। और भाई उसने इतने तरीके से चाउमीन खाई कि 70% चाउमीन वो खुद खा गया और मैं सिर्फ 30% चाउमीन जैसे तैसे खा पाया। और मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि वो 450 रुपये खुद रख के क्यों बैठ गया। नॉट रिलेटेड टू द वीडियो, बट एक दुख था तो मैंने सोचा तुम्हारे सामने निकाल दूं। अब बिना किसी देरी के ये जो बैलेंस से मुझे याद आया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, शुरू करते हैं। हाँ ऐसा मुझे 1 साल लगता रहा था। मतलब कभी भी ऐसा कुछ होता ना, खाने का मन होता, 450 तो खा लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट को लाइन बाय लाइन समझाना चालू करता हूं। स्पेशली मैं अभी बात कर रहा हूं मेरे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो कि इस चीज को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे पहली चीज जहां तुम गलती करोगे, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है।
व्हाट डज अकाउंटिंग स्टेटमेंट मींस? ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट बताता है कि पैसे का कितना लेन देन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज के कारण, यानी कितना एक्सपेंस किया है, कितनी इनकम की है। जितनी भी इनकम होती है क्रेडिट होती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट होते हैं। डेबिट क्रेडिट क्या है? ह्यूमैनिटीज वालों नामकरण है। तुम जो भी कमाई करोगे CREDIT क्रेडिट बोलो, जितनी भी तुम खर्चे करोगे DEBIT डेबिट बोलो। मतलब ये वो जगह है जहां पे खर्चों को और इनकम को लिखा जाता है। चलो बात कर लेते हैं डिटेलिंग की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां नंबर्स को लिखा जाता है, सारे फिगर्स को लिखा जाता है, सारे इनकम और खर्चों को लिखा जाता है। सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जहां तुम गलती करोगे करोगे करोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये चीज ध्यान रख लेना, पूरे किसी भी एमसीक्यू में तुम्हारी गलती नहीं होगी। आई कैन गारंटी, बिकॉज मुझे मालूम है, जो मैंने स्पेशली सारी एमसीक्यूज की बुक और सैंपल पेपर देखे वहां पे यही बच्चे गलती कर रहे थे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जहां पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जितने होते हैं। व्हाट डज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस? जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, सोशल बेनिफिट, वेलफेयर वगैरह, ये सब वहां पे रिकॉर्ड नहीं होते। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब ये पैसे का इन्वॉल्वमेंट जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये किसके बीच हो रहे हैं? बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये लिखा हुआ है ROW, यानी भारत का रेसिडेंट और रेसिडेंट किसी फॉरेन कंट्री का। अब फॉरेन कंट्री कोई भी हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिक कंट्री की बात यहां पे नहीं चल रही है। इट कैन बी एनी कंट्री, डजंट इवन मैटर। नाउ ये कब नोट किया जाता है? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्पेसिफिक पीरियड में नोट डाउन किया जाता है। इसलिए इसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोला जाता है मेरे भाइयों? देखिए, दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट सिंपली सेज जिसका जो बिहेवियर है यू कैन रिकॉर्ड आइदर लाइक क्वार्टरली, 6 हाफ ईयरली और मे बी ईयरली, जहां पे आप उसका रिजल्ट डिराइव कर सकते हो उसको फ्लो वेरिएबल बोला जाता है, जहां पे यू कैन एक्चुअली जनरेट द रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे भी क्या बोला गया है? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप इसका एक जो नेचर है, बिहेवियर है, वो फॉलो अप में ले सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। चलो क्या क्या सीखा एक बार मेरी आंखों में देखो, और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर दिख रहा है वो तुम्हारे अंदर भी दिखना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या बताता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताता है, बिल्कुल प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा। खर्चे सारे डेबिट, इनकम सारी क्रेडिट, इतना याद रख लेना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। नाउ ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब जैसे हमारे भारत का एक आम इंसान, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी जो पूरी दुनिया में लोग हैं उनके साथ जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करता है। अब ये भी बोल सकते हो बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री भी बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन कम्स इट इज अ फ्लो वेरिएबल, बिकॉज इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है। तो भाई जब मैं सैंपल पेपर्स वगैरह देख रहा था, एमसीक्यू की बुक्स देख रहा था, कसम से यार इतनी भंडार बुक्स देखनी पड़ी ना तुम लोगों के लिए कि यार तुम लोग कम से कम मेहनत करो एंड मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो। स्मार्ट वर्क वाली बात है यार मेरे भाइयों। तो एक क्वेश्चन बड़ा निकल के आया जिसमें मुझे लगता है कि तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं। कृपया करके ध्यान देना कि रेसिडेंट कौन हुआ। तो रेसिडेंट के अंदर सिर्फ 3 लोगों के बारे में पूछा जाएगा। पहले हो गए इंडिविजुअल, जो आम इंसान हो गए। फर्म्स, यानी जो कंपनी सारी जो भी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, वो फर्म्स इसके अंदर आ गई। गवर्नमेंट एजेंसीज, अधिकतर लोग बच्चे नहीं लिख के आए थे कि गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ अ नेशन। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तुम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किन को बोलोगे? सबसे पहले ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो मेरे भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहां पे गलती कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। सो व्हाट आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? तो ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर हो जाता है टाइटल का। टाइटल मतलब क्या हुआ? अरे भैया तुम्हारा घर था, तुमने किसी फिरंगी को बेच दिया, तो नाउ योर हाउस टाइटल गोज टू दैट फिरंगी पर्सन। तो ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल के अंदर काउंट होता है। मनी तुम्हारा था, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो टाइटल उसका हो गया, पैसा उसका हो गया, ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है। गुड्स एंड सर्विसेज तुम्हारे थे, किसी और को बेच दिया, अब उसके गुड्स हो गए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है। तो यहां पे ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जाती है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, एसेट्स हो, मनी हो, सुनो ये चारों चीजें बहुत ध्यान रखना। देखो एमसीक्यूज बहुत चालाकी से आने वाले, बहुत क्लेवरली आने वाले हैं। टफ कुछ नहीं आना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टफ तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन हां क्लेवर पूछेंगे। तो ये क्लेवर ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पे 4 चीजें याद रखना: गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। अगर ये 4 चीजें याद है, तुम्हारा एमसीक्यू कभी गलत नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं ये जो मैं बताने वाला हूं इसमें तुम भी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, तभी तो मजा आएगा, वरना ऐसा लगेगा कि मैं बस पढ़ा के चला गया। तो जब विजिबल आइटम्स की बात आती है, तो विजिबल आइटम्स से मतलब होता है जो आंखों से चंधियाती हुई देख सकते हो तुम। तो यानी यहां पे तुम्हें याद रखना है मटेरियल एंड मैटर। मटेरियल
एंड मैटर आर अ पार्ट ऑफ विजिबल आइटम। जिनका मैटर होता है या जो मटेरियल होते हैं जो दिख सकते हैं वो विजिबल आइटम्स होते हैं, यानी गुड्स को विजिबल आइटम बोला जाता है। तो 3 प्रकार से तुमसे पूछा जा सकता है। अगेन मैं बता रहा हूं, खुदा कसम दुनिया में कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि 3 शब्द याद रखने हैं, मटेरियल, मैटर, और ये मटेरियल मैटर के फॉर्म में होते क्या है, गुड्स होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं, याद रखो कि विजिबल आइटम्स के अंदर ये चीजें आती हैं। फिर आ जाते हैं इनविजिबल आइटम्स पे मेरे भाइयों। तो इनविजिबल आइटम्स के अंदर सर्विसेज आती, गुड्स एंड सर्विसेज सुना होगा, गुड्स आ गए विजिबल के अंदर, तो सर्विसेज आ गई इनविजिबल। अब सर्विसेज इनविजिबल में क्यों होती है, बिकॉज जो सर्विसेज है वो कभी तुम्हें चलती नहीं, लाइक बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग कितनी कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो जैसे बैंकिंग सेविंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो तुम कभी गली मोहल्ले में सेविंग से मिलकर थोड़ा आए होगे, अरे सेविंग तेरे को ही करके रखा पंजाब नेशनल बैंक में, ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू सी इट, मतलब सीधी बात है, फील कर सकते हो, वो चलेगा। तो इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज 3 प्रकार की बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर काउंट होती हैं, बैंकिंग, शिपिंग और इंश्योरेंस। तो सर्विसेज के अंदर, इनविजिबल आइटम्स के अंदर तुम्हें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर से बोल रहा हूं, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। फिर आते हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, जिसमें आते हैं गिफ्ट्स और पर्सनल रेमिटेंस। अब मैंने काफी लोगों को पर्सनल रेमिटेंस के साथ उलझते हुए देखा है, बाबा जी पर्सनल रेमिटेंस क्या हुआ। देखो पर्सनल रेमिटेंस में क्या हुआ, आपका तुम्हारा तो नहीं, आई एम सो सॉरी, मतलब मान के चलो तुम्हारा कोई भाई बहन, मैं सब बोलने वाला तुम्हारा बच्चा बेटा, वो तो होगा नहीं ना। तो मम्मी पापा जो हैं उनके एक बेटे तुम और एक बेटा जो फॉरेन में विदेश में पढ़ रहा है, ठीक है। अब माँ बाप को यहां से बच्चे को कुछ पैसे भेजने हैं उसके खुद के रोजमर्रा के खर्चे के लिए, तो वो किसका पार्ट होगा, वो पार्ट होगा पर्सनल। ऑब्वियसली बच्चा तुम्हारा पर्सनल है, मतलब पापा मम्मी का पर्सनल है। रेमिटेंस मतलब जो भी पर्क्स बोल रहा हूं, जो भी मनी कंसिडरेशन भेजा जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है रोजमर्रा के खर्चे के लिए, उसको रेमिटेंस का नाम दिया जाता है। सो पर्सनल रेमिटेंस मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे के लिए पर्सनली हमने अपने बच्चे को भेजा है, दैट इज पर्सनल रेमिटेंस। गिफ्ट वगैरह भेज दिया, ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस है। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन वे ट्रांजैक्शन, लिख लो कहीं पे वरना आप पछताओगे, फिर बोलोगे बाबा जी ने बताया नहीं था। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस मतलब वन वे ट्रांजैक्शंस। वन वे ट्रांजैक्शन के अंदर उस सामने वाले की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बदले में कुछ दे, सिर्फ एक ही तरफ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप बस गिफ्ट भेज रहे हो, आप बस कुछ भेज रहे हो, सामने वाले को कुछ और करने की उसके बदले में जरूरत नहीं है। दैट इज यूनिलैटरल, सिंगल साइडेड। एंड लास्ट कम्स इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शन में सारे कैपिटल नेचर की रिसीट्स आती हैं। अब क्योंकि मेरे वीडियोस ह्यूमैनिटीज वाले भी देखते हैं, तो चलो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या हुआ। देखो बेटा, तुम चने खा लेते हो, भाजी खा लेते हो, पत्ता गोभी खा लेते हो, ये तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चे हैं। दीज आर नॉट ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर के होते हैं जब कोई लोन ले लो, कोई एसेट, एसेट क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बड़ी बड़ी चीजें खरीद लो तुम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, फैक्ट्री डाल दी चना चोर गरम की, ये क्या हुआ, ये फैक्ट्री डालना होता है कैपिटल नेचर। कैपिटल मतलब जहां इकट्ठा लमसम पैसा लग जाए, बड़ा पैसा लग जाए, बजट के साथ पैसा लग जाए, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल में लमसम पैसा होता है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस में कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स होते हैं। देखो क्या होगा, से फॉर एन एग्जांपल तुमने बाहर से लोन बोरो कर लिया फॉरेन नेशन से, अब वर्ल्ड बैंक से ही चलो लोन बोरो कर लिया, अब जो वर्ल्ड बैंक से लोन बोरो करोगे दैट इज योर कैपिटल रिसीट। तुमने कोई एसेट था इंडिया में बनाया, फॉरेन में बेच दिया, अब फॉरेन में जब तुमने एसेट बेचा तो तुम्हारे पास लमसम में पैसा आया, दैट इज कैपिटल रिसीट। रिसीट मतलब जो पैसा मिलता है, ठीक है। नाउ कैपिटल पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब जो तुमने लोन लेके रखा था उसको रीपे भी तो करना पड़ेगा। सो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कई बार बन जाता है कैपिटल पेमेंट। या फिर तुमने किसी फॉरेन नेशन को लोन दे दिया, तुम्हारे लिए तो इन्वेस्टमेंट हुआ, तुमने लोन दिया है, कभी वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल पेमेंट्स के अंदर आ जाएगा। या फिर तुमने फॉरेन से कोई बड़ा सा एसेट परचेज कर लिया है, अब एसेट परचेज करोगे तो लमसम में पेमेंट भी करना पड़ेगा, दैट बिकम्स कैपिटल पेमेंट। तो ये सब मिला के बन जाते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें लमसम में पैसा इन्वॉल्व हो। इफ यू आर बोरोइंग मनी, इफ यू आर सेलिंग एसेट्स, बोरो करना मनी तो भी पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। हाँ बाद में फ्यूचर में उधारी है, चुकाना पड़ेगा, सब है, सब तुम्हारा भाई सब समझता है, डिटेल में समझता है। अरे हम उसकी बात ही नहीं कर रहे फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, अभी हाथ में पैसा आया, फ्यूचर छोड़ो। व्हेन यू रिसीव मनी डजंट मैटर फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, ऑब्वियसली इट शुड बी फ्रॉम लीगल प्लेस, बट पैसा आ रहा, रिसीट में बताओ आया, कैसे आया, बोरो करके आया, उधार करके आया। दूसरा एसेट बेचा तो भी पैसा आया ना, और वाइस वर्सा चले जाते हैं। कैपिटल पेमेंट कब होंगे, जब यही लोन को तुम रीपे करोगे, कैपिटल पेमेंट है। किसी दूसरे देश में किसी दूसरे प्राणी को या किसी गवर्नमेंट को तुमने लोन दे दिया, पेमेंट्स के अंदर आ गया। तुमने कोई एसेट परचेज कर लिया, तो परचेज कैसे करोगे, पेमेंट करके, तो कैपिटल पेमेंट्स हो गए। हाँ मैंने रिसीट लिखा है बट मैंने पेमेंट भी तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हें एक हिंट तो पता चली गई होगी जिस हिसाब से मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 तरह के कंपोनेंट्स हो चुके हैं। एक कैपिटल नेचर के, क्यों ह्यूमैनिटीज वालों पता है ना, मैंने कैपिटल का नेचर कहा, लमसम यार भर
300 क्विंटल टमाटर खरीदे, वो कैपिटल ही है एक तरीके से। एंड अगर तुमने 2 किलो टमाटर खरीदे, खर्चा वर्चा है, समझ लो। जलजीरा पिया है कभी गर्मी में ह्यूमैनिटीज वालों मेरे? वो जो जलजीरा पीते हो ना तुम, 2 रुपये का पैकेट वाला, 2 डाल के, वो हो जाते खर्चे पानी बिल्कुल अपने। लेकिन हाँ, घर में कार आ गई तो जलजीरा के बराबर मुकाबला नहीं है उसका। कार का अलग ही कैपिटल नेचर हो जाता, लमसम मनी, लमसम मनी। आई होप तुम समझ रहे होगे। तो कंपोनेंट्स में समझ में आया मुझे। अच्छा, एक तो रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आ गए, यूनिलैटरल वगैरह आ गए, तामझाम आ गए, और एक हो गए हमारे कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया करंट अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। हिंट मैंने तुम्हें दे दी है जब मैंने विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल सिखाए। बाकी जो डिटेलिंग है वो मैं इसमें दे देता हूं तुम्हें, जो नेक्स्ट स्लाइड में आता है करंट अकाउंट के बारे में।